नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो। बीते हफ्ते मार्केट्स में बहुत तगड़ी रैली बनी, लेकिन ये हफ्ता बाजार में कहीं ना कहीं ऊपरी स्तरों पर जाके पेच फिर से फंस गया। तो क्या बाजार पे यहां से अभी और तेजी बनेगी? क्या कोई गिरावट आई तो खरीदारी का मौका है कि नहीं? अगर आप कोई भी स्टॉक होल्ड कर रहे हैं तो क्या इस समय पर आपको होल्ड करना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए? इसी मुद्दे पे बात करेंगे। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं, सुदीप बंदोपाध्याय जी। इंडी ट्रेड कैपिटल के ग्रुप चेयरमैन हमको ज्वाइन कर रहे हैं। सुदीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। नमस्कार रजत जी। सुदीप सर, जब आपकी हमारी बात हो रही है तो मार्केट में लोअर लेवल से खरीदारी आई है। आप पिछले सत्र में देखते हो तो बहुत तगड़ी बिकवाली देखने को मिली थी। थोड़ा अनसर्टेन मूड माहौल फिर से हो गया सर। ऐसा लगा था जब भारत पाकिस्तान का सीज फायर हुआ और इतने तगड़े तरीके से भाग गए थे, 25,116 के लेवल तक पहुंच गए थे, तो ऐसा लगा था सब कुछ ठीक हो गया और बहुत तगड़े गेंस मिलने की तैयारी हो गई है। लेकिन मार्केट्स ने फिर ऊपरी स्तरों पर फंसा दिया, ऐसा लग रहा है। तो क्या ये ओवर रिएक्शन था? ये जो भारत पाकिस्तान सीज फायर के बाद बाजार दौड़ा था, क्या इसको आप ओवर रिएक्शन समझते हैं? देखिए, सेंटिमेंट अचानक बहुत पॉजिटिव हो गया था और उससे मार्केट ऊपर भागा था। कुछ हद तक आप किसको ओवर रिएक्शन कह सकते थे। बहुत जल्दी भाग गया था मार्केट, क्योंकि दुनिया भर की जो अनिश्चयता है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ। और ये देखिए, अब यूएस डाउनग्रेड हुआ है। ट्रेड वार में जो टैरिफ रिलेटेड जो इशू है वो पॉज पे है, और वो पॉज 2 जून को शायद खत्म होता है। तो वो भी अगले 1 डेढ़ हफ्ते में वो टाइम भी आ रहा है। बहुत सारे कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेड डील स्ट्राइक करने का, बट ये बात इतना आसान नहीं है। तो ये सब लेके शंका बिल्ड हो रहा है, और ग्लोबली निवेशक थोड़ा कॉशस हो रहे हैं। हर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग दुनिया भर के मार्केट में देखने को मिल रहा है, और मुझे लगता है इंडिया में भी यही हो रहा है। इसके साथ साथ हमारे जो डोमेस्टिक कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव भी है, वो भी यहाँ पे प्ले कर रहा है। नेगेटिव तो मैं नहीं कहूंगा, पर जो एक शंका वाली बात डोमेस्टिक मार्केट में है वो है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन चीप नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ओवर वैल्यूड है, पर डेफिनेटली सस्ता नहीं है। और दुनिया भर के बहुत सारे और मार्केट से अगर आप कंपेयर करें तो इंडियन मार्केट थोड़ा रिचली वैल्यूड अभी भी लग रहा है। तो इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा ग्लोबल इन्वेस्टर्स के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि वो बैठ के देख रहे हैं दुनिया भर के मार्केट्स। उनके लिए इंडिया अभी भी महंगा है, और उसमें वो सोच समझ के ही खरीदारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खरीदारी नहीं कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, पर सोच समझ के कर रहे हैं, और डिफरेंट लेवल पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। पिछले सत्र में तो ऐसा डरा के चले गए हैं, 10,000 करोड़ रुपए कैश में बेच गए और 7,000 करोड़ रुपए फ्यूचर्स में बेच गए। इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स में कुल मिलाकर 17,000 करोड़ रुपए की बिकवाली कर गए थे एफआई। उस पे आएंगे सर, लेकिन पहले तो अपना शॉर्ट टर्म आउटलुक बता दीजिए। ये शॉर्ट टर्म में आपको क्या लगता है कि क्या हम रीटेस्ट करेंगे 24,000 के लेवल्स को, या फिर बाजार अब दौड़ लगाएगा और 26,000 की तरफ कूच करेगा? देखिए, दौड़ तो नहीं लगाएगा कभी। वोलाटिलिटी मार्केट में रहेगा, जैसे मैं कह रहा हूं। तो थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद फिर सेलिंग आएगा, करेक्शन आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा। मतलब मार्केट ऐसे ही चलता रहेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी पूछे तो मैं जरूर कहूंगा कि पॉजिटिव है, पर शॉर्ट मीडियम टर्म में वोलाटिलिटी जरूर रहेगा। और मार्केट मुझे तो लगता है एक रेंज में ही रहेगा जब तक ये ट्रेड वार रिलेटेड इश्यूज खत्म नहीं हो जाते हैं। अब सर उसी मुद्दे पे आते हैं। ये जो रीसेंट रैली बनी थी मार्केट में, एफआईएस की खरीदारी के बलबूते बनी थी, बहुत तगड़ी खरीदारी कर रहे थे। कौन बेचता है सर 17,000 करोड़ रुपए एक ही सिंगल ट्रेडिंग सेशन में? ऐसा क्या भांप लिया एफआईएस ने ऊपर? देखिए, बात यह है कि एफआईआईस के तरफ से दो तीन चीज उनको ध्यान में रखना पड़ता है। एक तो रिलेटिव वैल्यूएशन। अगर इंडिया में रिलेटिवली उनको लग रहा है कि वैल्यूएशन थोड़ा रिच है, तो वो बिकवाली कहीं ना कहीं जरूर आएगा। और उनके लिए अब चाइना एक अपॉर्चुनिटी बन रहा है, क्योंकि चाइना के साथ यूएस का एक थोड़ा सा टेम्पोरेरी ट्रूस हुआ है, और लग रहा है कि शायद ये ट्रूस आने वाले दिनों में एक्सटेंड किया जाएगा। और चाइना ने अपना इकोनॉमी पे भी बहुत ध्यान दिया है। ब्याज दरें कम होना चालू हुआ, जैसे कल चाइना का सेंट्रल बैंक ने ब्याज दर कम किया बहुत दिनों के बाद। तो चाइना में ग्रोथ की तरफ फोकस आने के साथ साथ चाइनीज मार्केट अट्रैक्टिव हो सकता है, ये दुनिया भर के निवेशक को लग रहा है। चाइना को लेके अभी भी बहुत सारे जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं, पर जो शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेस्टर है वो जरूर चाइना में निवेश करने की सोचेंगे, और इसका एक नेगेटिव असर इंडिया में जरूर देखने को मिलेगा। तो मतलब एफआईएस यहाँ पर थोड़ा फूक फूक के कदम आगे रखेंगे, अब भारतीय निवेश उतना स्ट्रांगली नहीं करेंगे, ऐसा लग रहा है। अच्छा सर, ये दूसरी प्रॉब्लम एक और आ गई है, वो कोविड केसेस एकदम से बढ़ने शुरू हो गए हैं। अब ये हमेशा सिंगापुर हांगकांग यहीं से ही शुरू होते हैं, ऐसा लग रहा है। पता नहीं क्या खाते हैं ये लोग। ऊपर से ये बॉन्ड यील्ड जो है, ये भी कुछ बार बार खबरें निकल के आ रही हैं, यूएस की बॉन्ड यील्ड बढ़नी शुरू हो गई है, जापान की बॉन्ड यील्ड बढ़नी शुरू हो गई है। तो ये कोविड बॉन्ड यील्ड्स ये मिलकर कुछ मार्केट्स को नर्वस कर सकते हैं क्या अभी?
बिल्कुल कर सकते हैं। बॉन्ड यील्ड एक बहुत बड़ा इशू है जो कि ग्लोबल निवेशक ट्रैक करते हैं। और देखिए, जो ग्लोबल इन्वेस्टर बैठे हैं उनको यूएस बॉन्ड यील्ड एक बेंचमार्क होता है, उसके साथ वो कंट्री का जो इन्फ्लेशन है, करेंसी डेप्रिसिएशन है, उसका हिसाब करते हैं और उसके बाद कैलकुलेट करते हैं कि उनको जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो जस्टिफाइड है या नहीं। मैं संक्षेप में इसको अगर समझाने की कोशिश करूं, तो मानिए यूएस का बॉन्ड यील्ड 4.5 है, और जो जो रिस्क फ्री रिटर्न कहते हैं वो 4.5% है 10 ईयर। और इंडिया का जो करेंसी डेप्रिसिएशन, मान लीजिए वो 5% एक्सपेक्टेड है साल में, तो आप देख रहे हैं करीब 9.5-10% का मिनिमम उनको होना चाहिए उनका मनी प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि रिस्क फ्री 4.5% है। 5% अगर करेंसी डिप्रिसिएशन है, तो उनको 9.5% अगर नहीं बन रहा है तो कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है पैसा यूएस से मूव करने का। तो आप उसके ऊपर, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट में आके निवेश करके रिस्क ले रहे हैं, तो मे भी 5-6% मिनिमम प्रीमियम एक्सपेक्ट करेंगे। तो 15-16% रिटर्न अगर उनको दिख रहा है तभी शायद इंडिया में पैसा आएगा। अभी दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि 15-16% नहीं दिख रहा है, बहुत जगह में दिख रहा है, इसीलिए पैसा आ भी रहा है। पर जैसे आप जिक्र कर रहे थे, फूक फूक के छाछ पिएंगे। 15-16%, मतलब सुन के ही बहुत अच्छा लग गया सर। मिल रहा है वैसे 15-16% हमारे मार्केट में मिल जाएगा इतना आसानी से? देखिए, आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कहीं भी आपने लगा दिया और 16% मिल जाएगा, या मार्केट वाइड 16% मिलेगा, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। पर काउंटर स्पेसिफिक अगर आप काम करें तो अपॉर्चुनिटी जरूर है, ये मैं मानता हूं। अच्छा, वो जो कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं सर, उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा या फिर वी आर वेल प्रिपेयर्ड? अभी तो कुछ ज्यादा शूट अप हुए नहीं है केसेस, सरकार बोल रही है कि स्थिति जो है वो नियंत्रण में है। जी, हमें भी लगता है कि ऐसा कोई बहुत बड़ी शंका की बात नहीं है। और कोविड रिलेटेड जो वैक्सीन वगैरह आ गया है, जो ट्रीटमेंट्स वगैरह आ गए हैं, तो पिछली बार 2020 में जो एक भयंकर महामारी अतिमारी के रूप में कोविड आया था, वैसा संभावना तो नहीं है मुझे लगता है। शंका की बात जरूर है, पर इतना बड़ा शंका वाली बात नहीं है। सर, वो मूडीज ने ऐसा क्या देख लिया यूएस में कि उनको उनकी यूएस सोवरेन क्रेडिट रेटिंग, ये तो बहुत बड़ी चीज होती है, यूएस सोवरेन क्रेडिट रेटिंग को ही यूएस में डाउनग्रेड कर दिया मूडीज ने। और अभी ये कल की खबर थी कि ट्रम्प बहुत पुश कर रहे हैं, ये बजट बिल है जिसको वो पास कराना चाहते हैं, क्योंकि ये मौजूदा ट्रम्प सरकार के लिए बहुत जरूरी है कि बजट बिल पास हो जाए। ये जिस तरीके की एक्टिविटी देखने को मिल रही है यूएस में, डाउनग्रेड होना उनकी क्रेडिट रेटिंग और साथ साथ बजट बिल का पास होने में थोड़ी अड़चन आना, इसको आप कैसे देखते हो नियर टर्म के लिए यूएस मार्केट्स के लिए? देखिए, ये जो मूडी का डाउनग्रेड है ये कुछ हद तक एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। यूएस में इकोनॉमी का जो स्थिति बन रहा है, ये टैरिफ रिलेटेड जो अनसर्टिनिटी आया है, इसके चक्कर में माना जा रहा है कि इन्फ्लेशन जरूर बढ़ेगा। और इन्फ्लेशन बढ़ेगा, साथ में एक ग्रोथ में भी प्रॉब्लम आ सकता है, ये शंका बहुत इकोनॉमिस्ट का है। और एक स्टैगफ्लेशन जैसा स्थिति लोग उम्मीद कर रहे हैं। मतलब इन्फ्लेशन रहेगा और स्टैग्नेशन होगा। ये स्टैगफ्लेशन बहुत ही भयंकर एक इकोनॉमी के लिए होता है, और ये कुछ इकोनॉमिस्ट इसका प्रिडिक्शन कर रहे हैं। बाकी इकोनॉमिस्ट रिसेशन अभी भी, अगर आप ऑन एन एवरेज इकोनॉमिस्ट का पोल करेंगे, तो 50% से ऊपर व्यू ये है कि रिसेशन आने वाला है। और ये स्थिति में जो रेटिंग एजेंसी है, वो उनके काम है क्रेडिट रेटिंग देखना और उसकी जानकारी देना। तो उनके लिए डाउनग्रेड करना मुझे नहीं लगता है कि कोई गलत काम है, सही काम किया है उन्होंने। क्योंकि अनलेस यूएस अपना कामकाज इकोनॉमिक मैनेजमेंट ठीक कर पाए, तो ये स्थिति, ये जो रिसेशन या स्टैगफ्लेशन, ये रियल दिख रहा है अभी। और जो बजट बिल की आप बात कर रहे हैं, वहां पे भी बहुत सारे ऐसे मेजर्स पुश किए जा रहे हैं जिससे कि यूएस का डेफिसिट और बढ़ जाएगा। कुछ ट्रिलियन डॉलर डेफिसिट बढ़ जाएगा, और ये भी इन्फ्लेशनरी होगा। और ये भी जो मौजूदा हालत है उसमें और भी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है। तो ये सारे मुद्दों को नजर में रखते हुए उन्होंने डाउनग्रेड किया है। एक वार्निंग कहा जा सकता है इसको, रेटिंग एजेंसी की तरफ से यूएस इकोनॉमिक मैनेजमेंट जो कर रहे हैं उनके लिए है। अगर संभल जाए, अगर ठीक करे, यूएस इकोनॉमी में बहुत स्ट्रेंथ है, दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी है, बहुत ही बड़ा इकोनॉमी है, बहुत सारे लीवर्स है उनके पास है। डॉलर जो रिजर्व करेंसी माना जाता है दुनिया भर में, बहुत सारे व्यूज हैं, पर आज भी डॉलर रिजर्व करेंसी है। और डॉलर रिजर्व करेंसी से हटने में, अगर हटता है तो भी 20-25-30 साल लगेगा। तो बहुत लंबा टाइम है।
अगर इकोनॉमिक मैनेजमेंट ठीक हो जाए तो शायद सुधर जाएगा स्थिति। ये वार्निंग बेल कहा जा सकता है रेटिंग एजेंसी की तरफ से। लेकिन वो कह रहे हैं 35 लाख करोड़ यूएस डॉलर्स का कर्जा है यूएस के ऊपर। मूडीज ये भी कहीं ना कहीं कंसर्न जता रहा है। अच्छा, अगर यूएस के साथ कर दिया रेटिंग एजेंसी ने तो फिर बाकी के देश रेडार पर आ जाएंगे क्या? क्योंकि स्लो डाउन होगा तो फिर ग्लोबल स्लो डाउन ही होगा, फिर बाकी की इमर्जिंग मार्केट्स पे भी तो असर पड़ सकता है। जी, पड़ सकता है जरूर। और यूएस का रिसेशन में जाना या यूएस में स्टैगफ्लेशन जैसा स्थिति होना, मैं मानता हूं किसी इकोनॉमी के लिए सही नहीं है, क्योंकि एक ग्लोबल बहुत बड़ा ग्रोथ इंजन है। और देखिए, पिछले 3-4 साल से यूएस में अच्छा ग्रोथ था। इतना बड़ा इकोनॉमी होने के बावजूद 2 से 4% के बीच में जीडीपी ग्रो हो रहा था, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। पर प्रॉब्लम यह है कि इनका फिस्कल डेफिसिट कंटिन्यूअसली बढ़ रहा था। उसी डेफिसिट का जिक्र आप कर रहे हैं, मूडी ने भी किया है। और शंका ये है कि ये बजट बिल वगैरह जो मेजर्स, टैक्स कट रिलेटेड मेजर्स ट्रंप सरकार से आ रहा है, उसके चलते ये डेफिसिट शायद और भी बढ़ जाएगा। और ये स्थिति को और भी गंभीर कर देगा। तो शंका बहुत सारा है। और इसका असर, अगर यूएस में ऐसा कुछ हादसा होता है, तो उसका असर बहुत सारे इकोनॉमी में आएगा। सारे इकोनॉमी में लगभग कुछ ना कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगा। पर हम लोग मानते हैं कि इंडिया जैसी इकोनॉमी रिलेटिवली बेटर ऑफ रहेगा कंपेयर टू मेनी अदर इकोनॉमीज विच डिपेंड ऑन यूएस टू ए ग्रेट एक्सटेंट। पर्टिकुलरली जो इकोनॉमीज बहुत सारा एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को, या यूएस के साथ और कुछ क्लोज रिलेशनशिप है, जैसे साउथ अमेरिकन इकोनॉमीज जो है उनके, जो साउथ ईस्ट एशिया की इकोनॉमीज है जो यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं, वहां पे असर बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। इंडिया में भी इनडायरेक्ट असर आएगा, पर उतना उतना असर नहीं आएगा, यही हम लोगों का मानना है। ऐसा करते हैं सर, थोड़ी पॉजिटिव पॉजिटिव बातें भी कर लेते हैं, क्योंकि फिर सब व्यूअर्स बोलेंगे भैया इतने सारे कंसर्न है क्या मार्केट में, पैसा कैसे बनेगा? तो सर वही मुद्दा रखते हैं, पैसा कैसे बनेगा। पहला सवाल तो ये है कि पॉजिटिव ट्रिगर क्या है मार्केट के लिए? मार्केट चढ़ेगी तो किसके बलबूते चलेगी आप? देखिए, दो ट्रिगर सामने साफ है। एक तो मॉनसून, और मॉनसून का प्रिडिक्शन बहुत अच्छा है इस बार। स्काईमेट, आईएमडी, सबका प्रिडिक्शन अच्छा है। और हम बॉम्बे में बैठे हैं, हम देख भी रहे हैं कि प्री मॉनसून शावर्स चालू हो गया है। और कहा जा रहा है मॉनसून एक्सपेक्टेशन से 5-7 दिन पहले विल हिट केरला। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है इकोनॉमी के लिए। और करीबन लगभग 60% इकोनॉमी अभी भी मॉनसून रेट्स और एग्रीकल्चर डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिपेंडेंट है। कंजम्पशन, डिमांड बढ़ता है मॉनसून अगर ठीक ठाक होता है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और साथ में एक पॉजिटिव जो हम लोग देख रहे हैं, वो इन्फ्लेशन कम हो रहा है। और एक्सपेक्टेशन जो है इन्फ्लेशन का, उससे भी कम इन्फ्लेशन आ रहा है। और ये साफ साफ आरबीआई को एनेबल करेगा ब्याज दर कम करने में, जो कि ग्रोथ को बढ़ावा देगा। और ये देखिए, 2 बार रेट कट ऑलरेडी हुआ है। प्रेडिक्शन इकोनॉमिस्ट का ये है 2-3 बार और भी होगा। 50 से 75 बेसिस पॉइंट फर्दर रेट कट की संभावना बहुत जल्द है। जून में जरूर एक बार और कट होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन के जो आंकड़े हैं वो आरबीआई का जो एक्सपेक्टेशन है उससे भी कम है। आरबीआई का जो कट ऑफ 4% है उससे कम है। तो सारे जो संकेत है वो रेट कट की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो ये रेट कट और मॉनसून दोनों इंडियन इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव है। और दोनों ट्रिगर बनेगा इंडियन मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, प्रोवाइडेड ग्लोबल मार्केट में ऐसा कोई हादसा नहीं होता है जो कि एफआईआईज को मजबूर करता है यहाँ पे बिकवाली करने को, या यहाँ पे फ्लो आना बंद हो जाता है। तो फिर थोड़ी शंका की बात रहेगी। पर डोमेस्टिक फैक्टर्स बाय एंड लार्ज पॉजिटिव है। सर ये जो Q4 अभी रिजल्ट सीजन ऑनगोइंग है, वैसे मतलब मेजर रिजल्ट्स तो हमारे सामने आ चुके हैं। तो अभी आपको ये रिजल्ट सीजन कैसा लगा? और क्या कंपनियों ने, जो डर था कि गाइडेंस नहीं देंगी और आने वाले समय के लिए फोरकास्ट ग्रोथ प्रोजेक्शंस थोड़े कम कर सकती हैं, वैसा हुआ या फिर अभी भरोसा है कि अर्निंग्स यहाँ से और सुधर सकती है? देखिए, अर्निंग सुधर सकता है। हम लोगों को लग रहा है कि बहुत सारे सेक्टर्स में अर्निंग सुधर सकता है। कुछ कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे शायद अर्निंग अपग्रेड का समय अभी आया नहीं है। पर बाय एंड लार्ज नतीजे ठीक ठाक थे, जो एक्सपेक्टेशन है उसके आसपास थे। थोड़ा बेटर, थोड़ा कम। पर बाय एंड लार्ज ऐसा कोई बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट कहीं से भी देखने को नहीं मिला है, ये मैं कहूंगा बाय एंड लार्ज। तो Q4 के नतीजे ठीक ठाक ही थे। और नतीजा रिलेटेड डिसअपॉइंटमेंट मार्केट में देखने को नहीं मिला। इसीलिए मार्केट इतना ऊपर भी जा रहा है जब भी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो अभी अगर कोई टॉप मोस्ट सेक्टर्स आपसे पूछूं तो वो कौन से होंगे, चाहे वो अर्निंग्स के बलबूते हो जो आए हो Q4 में, या फिर जो आने वाले समय के लिए अच्छे परफॉर्म कर सकते हो? ऐसे कौन से सेक्टर्स की सूची आपने बना रखी है जहां पर अभी बढ़िया रुझान हो सकता है?
देखिए रजत जी, मैंने पहले भी आपके साथ प्रोग्राम में जिक्र किया था कि क्योंकि ये टैरिफ रिलेटेड जो अनसर्टेनिटी ग्लोबल मार्केट्स में है ये रियल है, और हम लोग ये मानते हैं कि ये खत्म नहीं हुआ, आने वाले दिनों में और भी अनसर्टेन पीरियड रहेगा। तो इस माहौल में थोड़ा कॉशस रहना जरूरी है, और इसीलिए हमने सीमेंट एज अ सेक्टर चुना है, जो कि हम लोगों को लगता है कि सारे फैक्टर्स इनके पॉजिटिव है। एक तो ग्लोबल ट्रेड वार के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सीमेंट एक्सपोर्ट नहीं हो सकता है, सीमेंट बहुत ही लोकलाइज्ड बिजनेस है। दूसरी बात यहाँ पे है कि बहुत दिनों के बाद पिछले क्वार्टर से, Q4 से डिमांड बढ़ने की संकेत साफ साफ सामने आ रहा है, और ये डिमांड बढ़ता रहेगा क्योंकि सरकार की तरफ से 11 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है। हाउसिंग फॉर ऑल है, रियल एस्टेट में बूम है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कंस्ट्रक्शन है, रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सारे तरफ कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज चल रहा है, और ये जारी रहेगा, और उसमें सीमेंट का डिमांड आता है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव फैक्टर है सीमेंट के लिए। दूसरा, मैं यहाँ पे ये भी कहूंगा कि सारे जो कॉस्ट फैक्टर्स हैं सीमेंट में, जो इनपुट कॉस्ट है वो कम हो गया है। अब हालांकि ये तो लगता है कि एक लेवल पे कम हो गया है, जहां पे थोड़ा शायद बढ़ेगा आने वाले दिनों में, जैसे कोकिंग कोल, ये प्राइस इतना कम हो गया कि लगता है थोड़ा बढ़ेगा आने वाले दिनों में। पर इसके बावजूद मैं कहूंगा कि कॉस्ट स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा हो गया सारे लीडिंग कंपनीज का, सीमेंट कंपनीज का। तो एक तरफ से कॉस्ट ठीक हो गया, दूसरी तरफ डिमांड बढ़ रहा है। इसका मतलब होता है कि आने वाले दिनों में प्राइसिंग पावर भी सीमेंट कंपनीज के पास रहेगा। पहले जो प्राइसिंग पावर बिल्कुल उनके हाथ में नहीं था क्योंकि डिमांड नहीं था, अब वो प्राइसिंग पावर भी उनके पास आ रहा है। तो ये सारे संकेत अगर आप ध्यान से देखें तो सीमेंट बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने पहले भी जिक्र किया, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे कंपनी में खरीदारी की जा सकती है। जो 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 बाकी कंपनीज हैं, जो बड़े कंपनीज हैं जैसे अंबुजा सीमेंट, वहां पे भी ध्यान दिया जा सकता है। श्री सीमेंट, अच्छे नतीजे आए हैं, वहां पे ध्यान दिया जा सकता है। तो मुझे तो लगता है कि सीमेंट सेक्टर में जरूर खरीदारी करके एक साल के लिए नजरिया रख के रहना चाहिए, अच्छा नतीजा मिलेगा। दूसरा सेक्टर, ये भी मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, पावर। देखिए, पावर में हम लोग मानते हैं कि एक स्ट्रक्चरल पॉजिटिव इंडियन पावर सेक्टर में देखने को मिल रहा है, और अगला 5-10 साल ये पावर सेक्टर में पॉजिटिव मोमेंटम जारी रहेगा। आ, बहुत बड़ा कैपेसिटी एडिशन हो रहा है। एनटीपीसी इटसेल्फ 30 गीगावाट कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, टाटा पावर बहुत बड़ा कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, अदानी पावर बहुत बड़ा कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, एनएचपीसी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। तो ये सारा इकोसिस्टम, पावर का जो इकोसिस्टम है, जनरेटिंग कंपनीज, ट्रांसमिशन कंपनीज, पावर फाइनेंशियर्स, पावर एंसिलरी, सबके लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आपको यहाँ पे निवेश करना है तो एनटीपीसी जो दिग्गज कंपनी है पावर सेक्टर में, वहां पे निवेश कर सकते हैं एक साल का नजरिया से। आप पावर फाइनेंशियर्स, यहाँ पे मैं बुलिश क्यों हूँ कि पर्टिकुलरली देखिए, ये जो इतना बड़ा पावर कैपेसिटी आने वाला है, ये डिमांड बैंकिंग क्षेत्र से मीट नहीं होगा, क्योंकि बैंक के बस का नहीं है ये डिमांड, फाइनेंस का डिमांड मीट करने का। तो पावर फाइनेंशियर्स का रोल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आरईसी, पीएफसी, इरेडा जैसे जो पावर फाइनेंशियर्स, स्पेसिफिक पावर फाइनेंशियर्स है, यहाँ पे भी ध्यान देना चाहिए। पिछले 2-3 क्वार्टर अगर आप देखें, बहुत ऐसा खास नतीजे नहीं आए। उन्होंने जो अपना फंड रेजिंग कुछ कैंसिल किया, पर ये बहुत ही अच्छा हुआ इन कंपनीज के लिए कि सही समय पे फंड रेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सही समय से पहले फंड रेज करके फायदा नहीं है। तो अभी उनके लिए टाइम आ रहा है, और अभी अगर उसमें निवेश करें 1-2 साल का नजरिया से, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा नतीजा मिलने की संभावना रहेगी। तीसरा सेक्टर जो इसका मैं जिक्र करूंगा, ये थोड़ा कॉन्ट्रेरियन व्यू है, ये है केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल, एग्रोकेमिकल। ये ऐसे सेक्टर्स हैं, ऐसे कंपनीज हैं जो कि पिछले 7-8 क्वार्टर से, और उससे भी ज्यादा क्वार्टर से, बहुत ही खराब नतीजे, परफॉर्मेंस दिखाते आए हैं। मार्केट में भी बहुत ही पिटाई हुआ है इन सेक्टर का। पर अभी थिंग्स आर फॉलिंग इन प्लेस। ग्लोबल डिमांड वापस आ रहा है। जो इंडिया में, जो इंडिया और ग्लोबली जो एक्सेस इन्वेंट्री था, वो खत्म हो गया है, फ्रेश ऑर्डर्स आ रहे हैं। और China+1 जो ओरिजिनल थ्योरी था इस सेक्टर का अच्छा करने का, वो अभी भी बहुत ही वैलिड है। और जो Q4 के नतीजे कंपनीज के आए हैं, एसआरएफ का बोलिए, यूनाइटेड, यूपीएल का बोलिए, अब बाकी आरती इंडस्ट्रीज का बोलिए, सारे जो दिग्गज कंपनीज हैं इस सेक्टर्स के, उनका परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो रहा है। तो मुझे लगता है अगर आप थोड़ा एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो यहाँ पे भी पोजीशन लिया जा सकता है। एक इसमें प्रॉब्लम है कि ये टैरिफ रिलेटेड जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसमें ये लोग उलझ सकते हैं। पर मुझे लगता है क्योंकि फंडामेंटल डिमांड, अंडरलाइंग डिमांड बहुत स्ट्रांग है, उसके बावजूद ये सेक्टर अच्छा करेगा। और अगर आपके पास 1-2 साल है तो अभी इस सेक्टर्स में भी निवेश करना चाहिए।
ओके, तो सीमेंट हो गया, पावर और पावर फाइनेंसिंग हो गया, और साथ साथ केमिकल्स, ये जो स्टॉक्स हैं ये आपको अच्छे लग रहे हैं अभी। पर सर, खरीद तो ज्यादातर लोगों ने वो डिफेंस कंपनी वाली, वो अभी भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव हुआ था ना, तो वो देखते देखते वो स्टॉक्स बहुत ऊपर चले गए। अच्छा, डिफेंस भी चल गया और रेलवे भी चला है। तो अभी अब कैसे लगते हैं सर वैल्यूएशन? जब ये सस्ते बड़े होते हैं तो आपको खरीदता नहीं, जब तेजी आती है तो फिर बोलते हैं कि बहुत बढ़िया हो गया सब कुछ। ये क्या ऐसे ही रहेंगे? और क्या ये स्टॉक्स, ये बहुत स्टॉक्स तो रिकॉर्ड हाइस पे पहुंच गए, डिफेंस स्टॉक्स कहाँ पर पड़े हुए थे बताओ, कोई टच करने को तैयार नहीं था 2-3 महीने पहले, और अब रिकॉर्ड हाइस पे कर रहे हैं ट्रेड बहुत सारे स्टॉक। क्या करना चाहिए? देखिए, डिफेंस में मैं तो सतर्क हमेशा रहता हूँ, क्योंकि बाकी सब तो ठीक है, वैल्यूएशन मुझे बहुत अनरियलिस्टिक लग रहा है। अगर सीधी बात बोले तो देखिए, डिमांड की कोई कमी नहीं है। और जैसे आपने कहा, इंडिया पाकिस्तान, इसमें बहुत सारे डिफेंस कंपनीज का प्रदर्शन, उनके प्रोडक्ट्स का प्रदर्शन अच्छा रहा है, और तगड़ा डिमांड वापस भी आ रहा है। अगर हिंदुस्तान HAL की बात करें, 1,90,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, और करीब 1 लाख और ऑर्डर शायद अगले साल मिलेगा। तो ये सब तो बहुत बहुत ही अच्छा है। पर अगर उनका एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, एग्जीक्यूशन का फोरकास्ट देखेंगे, तो वहां पे ये सब नहीं दिख रहा है। एक ऑर्डर बुक इकट्ठा करना एक बात होता है, और एग्जीक्यूट करके परफॉर्मेंस लाना और एक बात होता है। तो इनमें बहुत अंतर है। तो ऑर्डर बुक के बेसिस पे वैल्यूएशन चल रहा है, और वो थोड़ा एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द डे कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। शॉर्ट टर्म में ये सब होता है, पर मीडियम लॉन्ग टर्म की अगर आप बात करें तो परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं, कंपनीज खराब नहीं है, कंपनीज में कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी नहीं है। क्वेश्चन इज वैल्यूएशन। और ये वैल्यूएशन में मैं जरूर किसी को रेकमेंड नहीं करूंगा। मैं कुछ देर पहले तक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की जिक्र कर रहा था, शायद आपके शो में भी पहले मैंने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में है, उसका जिक्र किया था। मुझे अभी भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा लगता है, पर वैल्यूएशन उसका भी बहुत ऊपर चला गया है। Q4 के नतीजे भी बहुत अच्छे आए थे, जो एक्सपेक्टेशन है उससे बेहतर आए थे। और मैं अभी भी मानता हूं कि बहुत अच्छा कंपनी है, अगर किसी के पास है तो निवेशित रहे, कोई हड़बड़ा के एग्जिट की जरूरत नहीं है। पर फ्रेश पोजीशन लेना इस लेवल पे मैं थोड़ा रुक जाऊंगा। और रेलवे स्टॉक की अगर बात करें, वहां पे तो बिल्कुल रुकने के लिए कहूंगा कि देखिए, वहां पे भी स्टोरी एक ही है। ऑर्डर बुक बहुत तगड़ा है, ऑर्डर की कोई कमी नहीं है, आने वाले दिनों में और भी ऑर्डर मिलेंगे। पर प्रॉब्लम वहां नहीं है, प्रॉब्लम तो एग्जीक्यूशन की है। आपको एग्जीक्यूट करना है। ऑर्डर मिलना ठीक है, ऑर्डर मिल गया बहुत आपको, पर अभी क्या होगा? ऑर्डर से रेवेन्यू नहीं आता है, ऑर्डर से प्रॉफिट नहीं आता है। आपको एग्जीक्यूट करके प्रॉफिट लाना है, शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है, या कुछ करना है। तो उसमें बहुत डिस्टेंस है। एक कंपनी रेलवेज का मैं जिक्र करूंगा, IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस जो कंपनी है। इन्होंने अभी दावा किया है कि रेलवे में फाइनेंसिंग तो करेंगे, और रेलवे के बाहर भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फाइनेंसिंग चालू करेंगे। ये एक अच्छा मूव है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में तो बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो इस कंपनी में मैं थोड़ा पॉजिटिव हूं, और वैल्यूएशन भी इतना अनरियलिस्टिक यहाँ पे नहीं है। तो मैं, अगर किसी के पास लंबी अवधि के लिए निवेश करने की ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, तो IRFC में ध्यान दीजिए, रेलवे सेक्टर। सर, एक और कंपनी है, वो सब जानना चाहते हैं उसका क्या होगा, वो है वोडा आइडिया। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस बार इनकी जो याचिका थी उसको ठुकरा दिया। ये बोल रहे हैं बहुत ज्यादा कर्जा हो गया, AGR बकाया जो बहुत ज्यादा हो गया है, तो या तो थोड़ा कम कर दो, नहीं तो फिर हम काम ही नहीं कर पाएंगे। मुझे पता है आप काउंटर स्पेसिफिक बात नहीं करते, हम कोई टारगेट्स नहीं पूछेंगे आपसे, बस ये पूछेंगे कि वोडा आइडिया चलेगी कि नहीं चलेगी। ये बहुत बहुत मुश्किल है, मैंने शायद इसका पहले भी जिक्र किया है। वोडा आइडिया कंप्लीटली स्पेकुलेटिव है। आज से 6 महीना, एक साल पहले भी मैंने ये बोला था, अभी भी ये बोलूंगा, पूरा स्पेकुलेटिव बेट है। देखिए, दो मुद्दे हैं इसकी, एक बैलेंस शीट का प्रॉब्लम है इस कंपनी का, दूसरा इनका ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। पहले मैं ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की बात करूं कि देखिए, इन्होंने राइट्स इशू के जरिए पैसा इकट्ठा किया। जो पैसा आया, उसके बाद उम्मीद था कि इनका ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। इन्होंने 5G में बहुत जबरदस्त कदम रखा है, वो सब ठीक है। पर जो बेसिक ऑपरेशनल इशू है कि कस्टमर लॉस, मंथ ऑन मंथ दे आर लूजिंग कस्टमर्स, क्वार्टर ऑन क्वार्टर दे आर लूजिंग कस्टमर्स, वो बंद नहीं हुआ, अभी भी वो चल रहा है। और जब तक ये खत्म नहीं होता है ना, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस अच्छा हो ही नहीं सकता है। आप अगर कंटिन्यूअसली कस्टमर लूज कर रहे हो, तो आप कैसे अपना ऑपरेशंस इंप्रूव करोगे? तो एक प्रॉब्लम तो ये है, जो कि फाइनेंस और फाइनेंसिंग से रिलेटेड ही नहीं है। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस कंपनी है, पैसे का प्रॉब्लम। अगर इस कंपनी बहुत लंबा पैसा रेज नहीं कर पाए, और लंबा मतलब बहुत ही बड़ा पैसा, और अदरवाइज सरकार की तरफ से कुछ वेवर ना मिले, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मना कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सरकार अगर करे तो सरकार कुछ कर सकता है।
अगर सरकार की तरफ से कुछ वेवर मिले तभी तो फिर कंपनी चल सकता है। पर इसके इसके बगैर अगर कोई रिलीफ नहीं मिले या बहुत बड़ा पैसा कंपनी रेज ना कर पाए, जिसकी उम्मीद बहुत कम है इस हालत में, तो बेसिकली इस कंपनी का उम्मीद टिका हुआ है एक ही चीज पे, सरकार से बड़ा रिलीफ। अगर वो मिलता है तो कंपनी चलेगा, अगर वो नहीं मिलता है तो कंपनी के लिए एक साल बाद ऑपरेशन चालू रखना बहुत प्रॉब्लम होगा। सरकार ने तो मेजोरिटी हिस्सा रख रखा है इस कंपनी में, तो जी। और क्या मदद कर सकती है सरकार जिसकी वजह से ये देखिए, चलने ये लायक हो जाए? एजीआर ड्यूज वाला मुद्दा और एजीआर ड्यूज, उसके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी, ये मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। और हम्म। ये मुद्दे पे सरकार ने अगर कुछ वेवर कर दिया कुछ, देखिए सुप्रीम कोर्ट तो एक ये इसमें डिस्प्यूट हो रहा था, और वो डिस्प्यूट पे उन्होंने अपना व्यू दिया है। पर वोडाफोन के साथ सरकार का डिस्प्यूट है एजीआर ड्यूज लेके, और एजीआर ड्यूज के ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी लेके। अब सरकार जिसको कि ये पैसा मिलने का है, अगर वो वेव कर दे, कैसे होगा, हो सकता है नहीं हो सकता है, उसका प्रोप्राइटी क्या होगा, अगर उसको वेव किया बाकी को भी करना चाहिए, मैं उस सब मुद्दे पे नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ वोडा आइडिया के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं। सरकार के पास ऑब्वियसली पावर है ये करने का, कर सकता है, क्योंकि आपको कुछ पैसा मिलना है मुझसे, आप आपके हाथ में ये है, आप वेव कर सकते हो। हम कोर्ट में गए वेव कराने के लिए, कोर्ट ने मना कर दिया, पर पैसा तो आपको मिलना है, आप वेव कर सकते हो, तो सरकार वेव जरूर कर सकता है। अब कैसे करेगा, करेगा नहीं करेगा, ये आने वाला दिन बताएगा। पर अगर ऐसा नहीं होता है, वोडा आइडिया के लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल होगा। सर आखिरी सवाल ये है कि इन्वेस्टर्स ना अब थोड़े थोड़े प्रॉफिट में आने शुरू हो गए थे। वो बहुत ज्यादा जो हाहाकार मचा हुआ था ना जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स अनाउंस करे थे, तो मार्केट कैसे क्रैश हुआ था। अब मार्केट सुधर रहा है धीरे धीरे और बहुत अच्छे प्रॉफिट भी होने शुरू हुए हैं। क्या बुक कर लिए जाएं या फिर इन्वेस्टेड रहें, यही सबके मन में सवाल है सर। ये आपके नजरिया पे डिपेंड करता है। अगर आप इंडियन मार्केट में निवेशित रहना चाहते हो तो मुझे तो नहीं लगता है कोई दिक्कत है। अभी भी जैसे मैं पहले जिक्र कर रहा था, अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक काम करोगे, या कोई फंड मैनेजर जो एफिशिएंट है उसके साथ उसके फंड में निवेश करोगे, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न इंडियन मार्केट अभी भी देगा। देखिए, एक आप 6 से 6.5% या 7%, 6 से 7% के बीच में जीडीपी ग्रोथ का फोरकास्ट है। आप कोई किसी का भी फोरकास्ट उठा के देख लीजिए, ये हमारा इस फिस्कल का जीडीपी ग्रोथ का फोरकास्ट है। और 4% के आसपास आपका, अगर सब ठीक ठाक चलता है, इन्फ्लेशन रहेगा। ये आरबीआई का फोरकास्ट है। तो 6 और 4, 10, 10 से 11% नॉमिनल ग्रोथ इकोनॉमी में आएगा। अगर 10-11% नॉमिनल ग्रोथ इकोनॉमी में आता है, तो अगर आपने अच्छा कंपनी चुना है, अच्छा सेक्टर चुना है, तो जरूर आपको, जो मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, 15, 16, 18, 20% तक रिटर्न मिल सकता है, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है। तो अगर आपने सही सेक्टर में, सही कंपनी में निवेश किया है, और आप निवेशित रहिए, कोई हड़बड़ा के एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। पर ध्यान इस पे दीजिए कि आपका सेक्टर सही है, आपका स्क्रिप्ट सही है, इस पे ध्यान दीजिए। राइट सुदीप जी, बहुत शुक्रिया अपना समय विस्तार को देने के लिए और स्टॉक मार्केट पे अपने व्यू शेयर करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।